नमस्कार। क्या ट्रम्प टैरिफ्स रिसेशन कॉज कर सकते हैं? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। बट अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो करीब 96 ईयर्स पहले ऐसा ही कुछ हुआ था। साल था 1929। अमेरिका में 20s की इकोनॉमिक बूम की रोरिंग पार्टी अचानक से खत्म हो गई। अक्टूबर 1929 में वॉल स्ट्रीट का मार्केट क्रैश कर गया। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी कुछ ही हफ्तों में पूरी तरीके से खत्म हो गई। बैंक्स डूबने लगे, फैक्ट्रियां बंद हो गई और अमेरिका की इकोनॉमी घुटनों पर आ गई थी। वॉशिंगटन डीसी में बैठी सरकार के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, आखिर कैसे निकालें अपनी इस महान देश को इस संकट से बाहर। और यहीं से शुरू होती है स्मूथ-हॉली टैरिफ एक्ट की कहानी। सेनेटर रीड स्मूथ और कांग्रेसमैन विलिस हॉली ने प्रपोज किया कि अगर हम फॉरेन गुड्स पर हैवी टैरिफ्स लगा दें तो लोग मजबूर होकर अमेरिका से सामान खरीदने लगेंगे। हमारी फैक्ट्रीज फिर से चलेंगी, जॉब्स लौट आएंगे, हमारी इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी। ऐसा सब कुछ सोचा जा रहा था। 1930 में स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट पास हो गया। लगभग 20,000 इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम ड्यूटीज लगा दी गई। कई आइटम्स पर टैरिफ्स 40% से भी ऊपर चले गए थे। वॉशिंगटन में तो तालियां बजी, लेकिन दुनिया भर में आग लग गई। जब 1930 में स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट पास हुआ तब दुनिया में पहले थोड़ी कंफ्यूजन में रिएक्ट किया। शायद कई देशों को लगा कि सिर्फ ये एक सिंबॉलिक मूव होगा, एक टेम्पररी मेजर। लेकिन जब टैरिफ्स की लिस्ट सामने आई और देखा गया कि करीब 20,000 इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर भारी ड्यूटीज लगाई जा चुकी हैं, तब पूरी दुनिया समझ गई कि अमेरिका ने असली ट्रेड वॉर छेड़ दी है। और फिर शुरू हुआ रिटेलिएशन का दौर। देखा जाए किन देशों ने इस पर रिटेलिएट किया तो सबसे पहले नाम आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने एम्पायर प्रेफरेंस पॉलिसी लागू की, यानी अपने कॉमनवेल्थ देशों को जैसे कि इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को टैरिफ रिलीफ देने लगा, लेकिन यूएस प्रोडक्ट्स पर ड्यूटीज बढ़ा दी। इससे यूएस एक्सपोर्टर्स के लिए ब्रिटिश मार्केट्स लगभग बंद हो गए। फ्रांस ने अपने ट्रेडिशनली ओपन ट्रेड रेजिम को रिवर्स करना शुरू कर दिया। यूएस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और मशीनरी पर स्पेशल ड्यूटीज लगा दी गई। कनाडा ने सबसे तेज और ऑर्गेनाइज जवाब दिया। यूएस के वीट, लंबर और डेयरी प्रोडक्ट्स पर हेवी टैरिफ्स लगा दिए। ये रिटेलिएशन इतना स्ट्रांग था कि कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कनाडा यूएस रिलेशन सबसे ज्यादा खराब इसी दौर में हुए थे। उस समय डिप्रेशन से जूझ रही जर्मनी ने भी अपने मार्केट्स को बंद करना शुरू कर दिया। इंपोर्ट कोटाज लगाए गए और यूएस प्रोडक्ट्स को साइडलाइन कर दिया गया, खासकर केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स को। मोर देन 25 कंट्रीज ने इस बात पे अपना रिएक्शन दिया। लैटिन अमेरिका की कंट्रीज जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राजील ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स इंपोज किए। जापान ने यूएस टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल्स पर इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दिए। सबसे पहले सेक्टर कोलैप्स हुआ एग्रीकल्चर। यूएस के किसान पहले से ही परेशान थे। अब जब यूरोप और लैटिन अमेरिका ने अमेरिकन क्रॉप्स जैसे कि वीट, पोक, कॉटन पर टैरिफ्स लगाए तो एक्सपोर्ट्स ठप हो गए। ग्रेन से लॉस भर गए, लेकिन खरीदार कोई नहीं था। प्राइसेस क्रैश हो गई। किसानों को लगभग बैंकरप्सी फेस करनी पड़ी। खेत बिक गए, घर उजड़ गए। जब स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट लागू हुआ तो उम्मीद थी कि यूएस की कोर इंडस्ट्रीज जैसे कि टेक्सटाइल, स्टील और हैवी मशीनरी में नई जान आ जाएगी और ये एक नए उड़ान से आगे चलेंगे। लॉ मेकर्स का मानना था कि फॉरेन गुड्स पर ड्यूटी बढ़ाकर लोकल इंडस्ट्रीज को ब्रीदिंग स्पेस दी जा सकती है और डिमांड वापस आ जाएगी। लेकिन फैक्ट्स में कुछ और ही हुआ। डोमेस्टिक डिमांड पहले ही कमजोर थी। वॉल स्ट्रीट क्रैश होने के बाद जहां पे लोगों का हार्ड अर्न मनी लगा हुआ था, अब लोगों के पास डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए पैसे नहीं बचे। बेसिक नीड्स के आगे कोई नया कपड़ा, घर बनाना या आयरन मशीनरी खरीदना प्रायोरिटी नहीं थे। एक्सपोर्ट मार्केट्स अचानक से बंद हो गए। यूरोप और साउथ अमेरिका, जहां यूएस मशीनरी और स्टील का बड़ा हिस्सा जाता है, उन्होंने भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा दिए थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स रुक गए या कैंसिल हो गए। फैक्ट्रीज फंक्शनल थी लेकिन काम नहीं हो रहा था। मशीनें ऑयल हुई भी खड़ी थी, बिजली जल रही थी, लेकिन कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। मैनेजर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। फिर शुरू हुआ ले ऑफ्स, यानी कि नौकरी से निकालने का दौर। टेक्सटाइल मिल्स ने पहले शिफ्ट घटाई, फिर पूरी शिफ्ट्स बंद कर दी गई, पूरी यूनिट्स बंद कर दी गई। स्टील प्लांट्स में ब्लास्ट फर्नेस ठप पड़ गए। मशीन टूल कंपनीज जो कि हाई स्किल जॉब देती हैं, उन्होंने हजारों लोगों को बेघर कर दिया और नौकरी से निकाल दिया। वेयर हाउसेज में माल भरा पड़ा था बट खरीदार गायब थे। एक्सेस इन्वेंट्री जमा होती जा रही थी क्योंकि ना डोमेस्टिक डिमांड थी और ना ही एक्सपोर्ट्स हो पा रहे थे।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि 1920s में अमेरिका के इकोनॉमिक बैकबोन बना हुआ था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल अमेरिका निकल कर आया था, वो टैरिफ शॉक से इतना कांप चुका था कि पूरा डिकेड रिकवरी में चला गया। ये सिर्फ इकोनॉमिक स्लोडाउन नहीं था, ये मिडिल क्लास वर्कर्स की ड्रीम को पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिया गया था। साल 1930 में फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसी कंपनी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं थी, वो दुनिया के अलग अलग कोनों में अपनी पकड़ को काफी मजबूत कर रही थी। लैटिन अमेरिका, यूरोप और पार्ट्स ऑफ एशिया में इनका एक्सपेंशन तेजी से हो रहा था। ये वो दौर था कि जब मेड इन यूएसए गाड़ियों का स्टेटस सिंबल माना जाता था, लेकिन जैसे ही स्मूथ हॉली टैरिफ्स लागू हुए और रिटेलिएटरी टैरिफ्स की बरसात शुरू हुई, ऑटो इंडस्ट्री की रफ्तार अचानक से थम गई। लैटिन अमेरिका और यूरोप में सेल्स अचानक गिर गई। फॉरेन गवर्नमेंट्स ने अमेरिकन कार्स पर इतने बड़ी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी कि अब आम ग्राहक की पहुंच से वो बाहर हो चुके थे। इनफैक्ट अपर मिडिल क्लास की पहुंच से भी वो गाड़ियां बाहर हो चुकी थी। शोरूम्स में भीड़ कम होती चली गई। इन्वेंट्री यार्ड्स में खड़ी गाड़ियां खड़ी खड़ी जंग खाने लगी। डिमांड नहीं थी, लेकिन प्रोडक्शन कुछ हद तक जारी था। नतीजा ये हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ फिनिश्ड कार्स डिलीवरी का इंतजार करते हुए कई महीनों तक अपने यार्ड्स में खड़ी रही। असेंबली लाइंस एक एक करके बंद हो गई। जब डीलरशिप ऑर्डर्स रुकने लगे तो फैक्ट्रीज ने शिफ्ट कैंसिल करना शुरू कर दिया। वर्कर्स को ले ऑफ किया जाने लगा। कुछ प्लांट्स में तो प्रोडक्शन पूरी तरीके से हॉल्ट कर दिया गया। ऑटोमोबाइल पार्ट सप्लायर्स की भी हालत पूरी तरीके से खराब थी। गाड़ियां सिर्फ कंपनी प्लांट्स में ही नहीं बनती, एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है, जैसे कि टायर मैन्युफैक्चरर्स, बैटरी मेकर्स, मेटल पार्ट सप्लायर्स। टैरिफ्स के चलते इंपोर्ट्स इतने महंगे हो चुके थे कि सप्लायर्स के ऑर्डर्स गिरने लगे। थाउजेंड्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बेरोजगार हो गए। डेट्रॉइट और दूसरे इंडस्ट्रियल टाउन्स में ऑटोमोबाइल वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई। ये वो लोग थे जिन्होंने जनरेशन से इस इंडस्ट्री में काम किया था, अब वो अनएम्प्लॉयमेंट की लाइन में खड़े थे। फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसी कंपनियों के लिए ये पेनफुल रियलाइजेशन था कि ग्लोबलाइजेशन के सपने को टैरिफ्स और ट्रेड वॉर किस तरीके से कुछ ही पलों में तोड़ सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री जो कि अमेरिका की इंडस्ट्रियल प्राइड का एक सिंबल थी, वो इस ग्लोबल ट्रेड के कोलैप्स में वन ऑफ द अर्लीस्ट कैजुअलिटीज के रूप में सामने आई। फार्मिंग और मैन्युफैक्चरिंग की क्रैश होते ही बैंक्स पर दबाव पड़ने लगा। लोग पैनिक में आकर अपना पैसा निकालने लगे। 1930 से 33 के बीच 9,000 से ज्यादा बैंक्स फेल हो गए। स्मॉल टाउन्स में पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर चुका था। ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम 66% तक गिर चुके थे। शिप्स खड़े थे, कार्गो भरा नहीं, पोर्ट्स पर मजदूर खाली बैठे हुए थे। यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट 25% तक पहुंच गया। एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज जैसे कि जर्मनी, जापान भी रिसेशन में चले गए। जर्मनी में इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन ने एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को जन्म दिया और वहीं से शुरू हुई हिटलर की चढ़ाई। एक कानून जो एक अच्छे इरादे से लाया गया था, उसने पूरी दुनिया को एक डिकेड के लिए यानी कि 10 सालों के लिए आर्थिक तबाही में धकेल दिया था। प्रोटेक्शनिज्म शॉर्ट टर्म में अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पूरी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकता है। जब पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है तो एक देश की पॉलिसी दूसरे देश की पल्स को कैसे दबा सकती है। ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी कि जब 1929 में इसी तरह के टैरिफ्स लागू किए गए थे तो पूरी दुनिया पे और खासतौर से अमेरिका पे इसका क्या असर पड़ा था। क्योंकि भारत उस समय आज़ाद नहीं हुआ था, इसलिए भारत की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डिस्कस करना इस समय कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगर हम 1929 के पर्सपेक्टिव में देखें, हमारी इकोनॉमीज़ बहुत सारे फैक्टर से कंट्रोल होती थी, बट आज 2025 में ये बात बिल्कुल अलग हो चुकी है। आज हम एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन के दरवाजे पे खड़े हैं। भारत की बहुत एम्बिशियस टारगेट्स हैं अपने आप को एक इंडस्ट्रियल कंट्री बनाने के, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के, सर्विस प्रोवाइडिंग हब बनाने के और साथ ही साथ पूरी दुनिया से ग्लोबली कनेक्ट होने के। ऐसे में जब ये टैरिफ्स लाए जाते हैं जिसके बारे में किसी ने भी प्लान नहीं किया था, किसी ने भी नहीं सोचा था, तो ये एक अनप्लेजेंट सरप्राइज तो है ही। एज एन इन्वेस्टर, एज एन एनालिस्ट मैं यही मानता हूँ और यही चाहता हूँ कि इस तरह का कोई भी टाइम हमें अब ना देखना पड़े जैसा कि 1929 के बाद देखा गया था, क्योंकि उसके बाद एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था। क्योंकि मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, इसलिए इस समय इन्वेस्टर्स को पैनिक सेलिंग से तो बहुत दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट करें, यानी कि जिस कंपनी के भी शेयर्स खरीदें, उसकी रिसर्च बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि कंपनी कितनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और कंपनी कितनी डोमेस्टिक कंजम्पशन की स्टोरी पे बेस्ड है। साथ ही साथ जिस सेक्टर को कंपनी बिलोंग करती है, क्या आने वाले 10 से 20 सालों तक वो सेक्टर सस्टेनेबल और स्केलेबल है, यानी कि कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। इसी माइंडसेट के साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली इस पूरे क्रैश से और इस पूरी वॉलेटिलिटी से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा पाएंगे।
क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है कि एक वीडियो में इसको कवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए इस टॉपिक पे मैं और भी कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस लाऊंगा जिसमें हम इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाली इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का पता चल सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमारी बहुत हेल्प करता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई और बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।